आज कहानी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और शालीनता की। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ, और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए, घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। В ночь на 11 января Лал Бахадур Шастри скоропостижно скончался в Ташкенте. Lal Bahadur Shastri lay in state, his grief-stricken widow foremost among the millions who mourned. ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिन पर हमेशा रहस्य का कफन लिपटा होता है। ऐसी ही एक मौत देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की थी, जिनकी मौत पर पड़ा रहस्य का पर्दा आज तक हट नहीं पाया। वर्ष 1966 की 10 और 11 जनवरी के बीच की रात, जगह रूस का ताशकंद, वक्त भारतीय समय के मुताबिक रात के 2 बजे। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने होटल के कमरे में अचानक दम तोड़ दिया। दिन में ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रात में होटल के कमरे में अचानक शास्त्री जी की मौत ने कई सवाल उठा दिए। उस वक्त कहा गया कि शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं किए जाने से तमाम तरह के सवाल हवा में तैर रहे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री के साथ ताशकंद में ही मौजूद उनके प्रेस सलाहकार रहे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा है। ताशकंद से लौटने के बाद शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री ने मुझसे पूछा कि शास्त्री का शरीर नीला क्यों पड़ गया था। मैंने कहा कि मुझे बताया गया था कि अगर शरीर पर लेप किया जाता है तो वो नीला पड़ जाता है। इसके बाद उन्होंने शास्त्री के शरीर पर कुछ चीरों के निशानों के बारे में पूछा। मैंने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने उनका शरीर ही नहीं देखा था। फिर भी उनकी इस टिप्पणी ने मुझे चौंका दिया था कि ताशकंद या दिल्ली में उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। 1965 के युद्ध के बाद ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को अपने फौलादी इरादों से करारा जवाब देने वाले शास्त्री जी का कद और ताकत दोनों बढ़ चुकी थी। उनके कद और नेतृत्व क्षमता की हंसी उड़ाने वाले ये देख रहे थे कि शास्त्री जी को देश के नए हीरो की तरह देखा जाने लगा है। उनका नारा जय जवान जय किसान खूब लोकप्रिय हो चुका था। जो नारे मैं समझता हूँ कि आप हमारे देश के लिए गरीब, ये सारे आपके सामने कहते हैं, आपको ऐसा चलेगा कि आप उनको दोहराएंगे। जय जवान जय किसान। 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। 23 सितंबर को युद्ध विराम का ऐलान हो गया था, लेकिन अभी भी सीमा पर तनाव बना हुआ था। का हाथ बढ़ाया, वहां दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर पर हमला किया जा रहा है, और मैं जानता हूं कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके
कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। दोनों देशों के बीच मध्यस्थता के लिए रूस आगे आया और ताशकंद में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को समझौते के लिए बुलाया गया। पाकिस्तान समझौते में कश्मीर पर जोर डालना चाहता था, लेकिन शास्त्री टस से मस नहीं हुए। हालांकि एक बात जो शास्त्री को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी वो ये थी कि समझौते के मुताबिक भारतीय सेना को महत्वपूर्ण हाजी पीर और टिटवाल के उन इलाकों से हटना पड़ेगा जिन्हें भारत ने युद्ध में जीता था। यानी युद्ध में भारत को जो बढ़त मिली थी वो कायम नहीं रहती। शास्त्री जी इसी बात से परेशान थे कि इस पर देश में क्या प्रतिक्रिया होगी। ताशकंद में बात बनते बनते बिगड़ जा रही थी, लेकिन आखिरकार 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए। इनमें कहा गया कि 25 फरवरी तक दोनों देशों की सेनाएं 5 अगस्त के पहले की स्थिति में लौट जाएंगी। इसमें कश्मीर की कोई चर्चा नहीं की गई। पाकिस्तान के लिए यह बुरी स्थिति थी, क्योंकि वहां पर लोग अयूब खान, जुल्फिकार अली भुट्टो से सवाल पूछ रहे थे कि लड़ाई में हजारों जाने गंवाने के बाद भी पाकिस्तान को क्या मिला। Endeavor to try to open a new chapter in Indo-Pakistan relationship. इस समझौते के बाद ताशकंद में एक पार्टी रखी गई। पार्टी में शामिल होने के बाद रात को करीब 10 बजे शास्त्री जी अपने होटल के कमरे में आ गए। अगले दिन सुबह 7 बजे शास्त्री जी का विमान काबुल के लिए रवाना होने वाला था, लेकिन शास्त्री जी के लिए वो सुबह कभी नहीं आई। पार्टी में थोड़ा बहुत खा लेने की वजह से शास्त्री जी को भूख नहीं थी, इसलिए उन्होंने पालक के साग और मनपसंद आलू की सब्जी के साथ हल्का भोजन किया। रात को 11 बजे शास्त्री जी ने दिल्ली फोन मिलाकर अपनी बेटी कुसुम से बात की। शास्त्री जी ने कुसुम से पूछा, तुमको कैसा लगा? कुसुम ने जवाब दिया कि बाबूजी, हमें अच्छा नहीं लगा। शास्त्री जी ने अपनी पत्नी ललिता के बारे में पूछा तो कुसुम ने कहा कि उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। शास्त्री जी ने कुसुम से कहा कि फोन ललिता को दें, लेकिन वो बार बार कहने पर भी फोन पर नहीं आई। इसके बाद शास्त्री जी ने घर वालों से कहा कि वो भारतीय अखबार काबुल भिजवा दें, जहां उन्हें अगले दिन पहुंचना था। इन घटनाओं से लगता है कि ताशकंद समझौते की संभावित प्रतिक्रियाओं को लेकर शास्त्री जी थोड़ा परेशान थे। वो होटल के अपने कमरे में ही इधर उधर टहलने लगे। शास्त्री जी को 1964 में माइनर हार्ट अटैक हो चुका था, इसलिए शायद ये बात उनके लिए काफी खतरनाक थी। शास्त्री जी के निजी सेवक रामनाथ ने उन्हें दूध दिया, जो वो अक्सर सोने से पहले लेते थे। इसके बाद फिर शास्त्री जी टहलने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। रामनाथ ने ड्रेसिंग टेबल पर रखे थर्मस से ही उन्हें थोड़ा पानी निकालकर दे दिया। आधी रात से कुछ पहले शास्त्री जी ने रामनाथ को अपने कमरे में जाकर सोने को कहा, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर काबुल जाने के लिए उनका विमान तैयार था। रात को करीब 1:20 पर शास्त्री जी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन शास्त्री जी दुनिया से चले गए थे। उस वक्त ताशकंद में रात के 1:30 बज रहे थे और भारत में समय था रात के 2 बजे। शास्त्री जी के निधन की खबर पूरे ताशकंद में फैल गई। कुछ दिन पहले जो लोग उनका स्वागत कर रहे थे, वही आज उनके लिए आंसू बहा रहे थे। छोटे कद के इस बड़े नेता को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क पर दोनों तरफ लोग खड़े थे। समय गुजरने के साथ ही यह संदेह भी गहरा होता गया कि शास्त्री जी की मौत कैसे हुई। क्या वाकई उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, या फिर उन्हें जहर दिया गया था, जिसकी वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया था और शरीर पर कुछ चीरा लगने के भी निशान थे। शास्त्री जी की मौत को लेकर इसलिए भी सवाल उठते हैं क्योंकि भारत सरकार इससे जुड़े कागजात दिखाने से हमेशा इनकार करती रही है। जाने माने राजनेता के अलावा शास्त्री जी एक आदर्श पिता भी थे।
उनके बेटे अनिल शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने उन्हें मारना तो दूर, कभी उनसे ऊंचे शब्दों में भी बात नहीं की। एक बार उन्होंने मुझे रात में ऑफिस से आने के बाद बुलाया, तो उन्होंने कहा कि अनिल, मैंने देखा है कि आप जब बड़ों के पैर छूते हैं तो आपके हाथ जो हैं वो घुटनों तक ही जाते हैं, पैर तक नहीं जाते। तो मैं 16 वर्ष का था और कैसे मैं अपनी गलती को इतने आसानी से मान लूं, और मैंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा, जरा 1 मिनट के लिए खड़े होइए आप। तो मैं खड़ा हो गया और मेरे देखते देखते बड़े ही सम्मान और आदर के साथ उन्होंने मेरे पैर छुए, और पैर छूकर उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर इसी तरह आप पैर छूते आए हैं तो हो सकता है मेरे देखने में कोई गलती हुई हो। जिस मजबूती के साथ जम्मू बॉर्डर पर हमारे फौज के लोगों ने काम किया, मैं उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं, और चाहता हूं कि वो और मजबूती से हमारे फ्रंटियर्स की जिस तरह से वो सेवा, खिदमत, रक्षा कर सकें, करें। ये आवाज है उस शख्स की, लेकिन हमेशा के लिए लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ गया। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहा था, अत्यंत ईमानदार, दृढ़ संकल्प, शुद्ध आचरण, ऊंचे आदर्शों में पूरी आस्था रखने वाले निरंतर सजग व्यक्तित्व का ही नाम है लाल बहादुर शास्त्री। कितने लोग यकीन करेंगे कि जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके पास अपना घर तो दूर, स्वयं की अपनी कार भी नहीं थी। अपने बच्चों के अनुरोध पर उन्होंने कार खरीदने का फैसला किया। अनिल शास्त्री याद करते हैं, जब हम लोग ने, बच्चों ने डिमांड किया, अब आप भारत के प्रधानमंत्री हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम स्कूल टांगे से जाते हैं या किराए की गाड़ी से जाते हैं, और आप ने अभी तक अपने बच्चों के लिए कार नहीं खरीदी। उन्होंने इस बात को इकरार किया। उन्होंने कहा, बात तो बिल्कुल आप लोग ठीक कह रहे हैं। वो हमेशा आप करके बात करते थे, हम लोग छोटों से भी। उन्होंने अपने निजी सचिव वेंकटरामन थे, उनको कहा कि भाई कार खरीदनी है। उन्होंने आके बताया कि भाई फिएट कार का दाम उस समय 1964 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे 12,000 रुपए था, लेकिन उनके बैंक में केवल 7,000 रुपए थे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब छोड़ दीजिए, हमें पता नहीं था कि आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मैंने वचन दे दिया है तो मैं कर्ज लेके गाड़ी खरीदूंगा। और उन्होंने 5,000 रुपए का कर्ज पंजाब नेशनल बैंक से उस समय लिया और वो कार खरीदी। कार को उनके निधन के बाद उसका कर्ज मेरी माँ ललिता शास्त्री जी ने अपने पेंशन से अदा किया। हालांकि इंदिरा जी उसमें प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा, ललिता जी, ये कर्ज जो है सरकार माफ हम कर देंगे पंजाब नेशनल बैंक से बात करके। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, इसके साथ उनके सिद्धांत, उनकी ईमानदारी, उनके मूल्य जुड़े हुए हैं, तो इसको मुझे पे करने दीजिए। कुलदीप नैयर कहते हैं कि एक बार रूस में शास्त्री लेनिनग्राड में बोल्शाई थिएटर की एक बैले प्रस्तुति देखते हुए बहुत असहज हो रहे थे। मध्यांतर में उनकी बगल में बैठे हुए कुलदीप ने उनसे पूछा कि क्या वो बैले का आनंद ले रहे हैं, तो शास्त्री ने बहुत भोलेपन से जवाब दिया कि उन्हें शर्म आ रही है, क्योंकि नृत्यांगनाओं की टांगे नंगी हैं और अम्मा बगल में बैठी हुई हैं। वो अपनी पत्नी ललिता को अम्मा कहा करते। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो उनके बेटे दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ा करते थे। एक बार वो खुद एक साधारण पिता की तरह अपने बेटे अनिल का रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल पहुंच गए। उस समय कोई पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं हुआ करती थी, कोई इस तरह की परिपाटी नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन स्कूल ये एक्सपेक्ट करता था कि जिस दिन रिपोर्ट दी जाएगी उस दिन माता पिता आके वो रिपोर्ट कलेक्ट करेंगे क्लासरूम से। तो प्रधानमंत्री हो गए 1964 जून में हुए वो, और जो है सेकंड टर्मिनल एग्जाम की रिपोर्ट अक्टूबर में मिलनी थी। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा। वहाँ पे वो गेट पे आए और गेट पे आने पे गाड़ी वहीं रुकवा दी। चौकीदार ने कहा भी कि अलाउ कर दें, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ एक पिता की हैसियत से आऊँ, कोई प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं आऊँ। और वहाँ से चल के वो, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था, चढ़ के वो क्लास में आए। 11B सेक्शन था मेरा। ब्रदर टाइनन क्लास के टीचर थे। तो उन्होंने जब शास्त्री जी को देखा दरवाजे पे, तो वो भाग के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि आप क्यों आए रिपोर्ट लेने, आप किसी को भेज देते या मैं अनिल को दे देता। तो उन्होंने कहा, क्यों, ऐसी क्या बात है, मैं अनिल का पिता हूँ। तो ब्रदर टाइनन ने कहा, लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री हो गए हैं अब आप। तो उन्होंने कहा, मैं भारत का प्रधानमंत्री हो गया हूँ, लेकिन मैं नहीं बदला हूँ, लगता है ब्रदर टाइनन आप बदल गए हैं। अनिल शास्त्री एक और दिलचस्प किस्सा याद करते हैं। जब वो 11वीं की परीक्षा पास करने के बाद दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला लेने पहुंचे। जब मैं एडमिशन लेने गया तो ये शायद मेरे पिता की सीख थी, और हमारे पारिवारिक संस्कार ऐसे थे कि अपने आप को ज्यादा शो ऑफ करना या दिखाना अच्छा नहीं लगता था। तो जब मैंने फॉर्म भरा तो मैंने अनिल कुमार शास्त्री के बजाय अपना नाम केवल अनिल कुमार लिखा, और पिता का नाम मैंने LB शास्त्री लिखा। एड्रेस मैंने 10 जनपथ दिया।
और पिता का व्यवसाय मैंने सरकारी कर्मचारी करके मैंने लिखा। तो वो एक टर्न बाय टर्न, एक वहाँ मिस्टर रॉबर्ट थे, जब मैं फॉर्म उन्होंने बुलाया तो मुझसे उन्होंने पूछा तुमने यहाँ पे लिखा है तुम्हारे पिता गवर्नमेंट सर्विस हैं, लेकिन एड्रेस तुमने 10 जनपद लिखा है, तो 10 जनपद तो प्रधानमंत्री निवास है, प्रधानमंत्री निवास में रहते हो? मैंने कहा जी। तुम्हारे पिता क्या, आपने लिखा है भी इन गवर्नमेंट सर्विस, तो गवर्नमेंट सर्विस में कौन सा पद है? तो मैं थोड़ा हिचकिचाया। उन्होंने कहा कि हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कुछ छोटे पद में हो, लेकिन कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे इतने नंबर आए, सेंट स्टीफेंस कॉलेज इतना बड़े कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। किस पद में है वो? तो मैंने कहा सर ही इज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। ये जैसे उन्होंने सुना, मिस्टर रॉबर्ट खड़े हो गए और मुझे तुरंत प्रिंसिपल के पास ले गए। फिर मैंने शाम को ये बात अपने पिता लाल बहादुर शास्त्री को बताई, तो उन्होंने कहा पहली बात तो मुझे ठीक लगी जो तुमने किया, फॉर्म में अपना जो है आइडेंटिटी नहीं बताया, लेकिन प्रिंसिपल के पास रॉबर्ट को लेके नहीं जाना चाहिए था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अय्यूब खां से बातचीत करने ताशकंद गए। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उसी रात उनका वहां अचानक निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर भी उस शिखर वार्ता को कवर करने ताशकंद पहुंचे हुए थे। ताशकंद होटल में उस वक्त सोवियत यूनियन की बहुत विक्ट्री थी, उन्होंने तो शराब पानी की तरह बहा रहे थे और सब लोग पी रहे। अब खुशकिस्मती या बदकिस्मती समझिए कि मैं शराब नहीं पीता, तो मैं अपने कमरे में आके सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि शास्त्री जी मर गए। अभी झुंझला के उठा तो मेरे कमरे पे कोई दस्तक दे रहा था। खुला तो एक मोटी सी औरत थी वहाँ, रशियन, योर प्राइम मिनिस्टर इज डाइंग। जल्दी जल्दी अपना कोट वोट पहना तो नीचे आ गया। सो जब मैं पहुंचा तो अब बरामदे में कोसिगन थे, तो कोसिगन ने मेरा देखा तो ऐसे कहा किया कि इज नो मोर। तो अब मैं कमरे में पहुंचा तो अकेला कमरा था, बड़ा, इतना बड़ा कमरा और इतना बड़ा बेड, उस पे एक छोटा सा आदमी नुक्ते की तरह बिल्कुल सिमटा हुआ। बाद में उनकी मौत पर कई सवाल उठे और ये मांग भी उठी कि उन परिस्थितियों की जांच कराई जाए जब उनका निधन हुआ था। कुलदीप कहते हैं कि पाकिस्तान को हाजी पीर और टिथवाल वापस देने से शास्त्री काफी दबाव में थे। उन्होंने देर रात अपने घर वालों से बात करने के लिए दिल्ली फोन भी मिलाया था। शास्त्री जी ने कहा कि अम्मा को टेलीफोन दो, तो उनकी बड़ी लड़की आई टेलीफोन पे, वो कहती है अम्मा नहीं टेलीफोन पे आती। भाई क्यों नहीं आती? वो बहुत नाराज है आपसे कि आपने हाजी पीर और टिथवाल दे दिया। कहने लगे अजीब है, ये घर वाले या बहुत खिलाफ हैं। तो फिर तो ये एक उन पे काफी शौक था। अब वो कहते हैं कि उसके बाद वो काफी पेस अप एंड डाउन करते रहे कमरे में ही। फिर उन्होंने फोन किया, उस तरफ एक सेक्रेटरी था वेंकटरामन, उससे बात हुई तो वो कहने लगा कि शायद 2 बयान आ चुके थे उस वक्त, एक अटल जी का और एक कृष्णा मेनन का, तो दोनों ने नुक्ताचीनी की थी कि ये क्या किया गया। उन्होंने कहा हाँ ये तो समझ सकता हूँ, अटल जी तो कहेंगे ये अपोजिशन पार्टी के, लेकिन ये जो मेनन ने क्यों किया मुझे समझ नहीं आती। 2 बजे के करीब होगा या 2:30 बजे के करीब जनरल अयूब आए, अज़हार अफसोस किया, लेकिन एक बात कही अंग्रेजी में, हियर लाइज द पर्सन हु कुड हैव ब्रॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर। भारत का ये दुर्भाग्य ही रहा कि ताशकंद समझौते के बाद वो इस छोटे कद के महान पुरुष के नेतृत्व से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो गया। उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया और अली सरदार जाफरी ने उनकी आखिरी उपलब्धि के सम्मान में एक नज्म लिखी। मनाओ जश्न मोहब्बत की खून की बू न रही, बरस के खुल गए बारूद के सियाह बादल, बुझी बुझी सी है जंगों की आखिरी बिजली, महक रही है गुलाबों से ताशकंद की शाम, खुदा करे कि शबनम यूं ही बरसती रहे, जमी हमेशा लहू के लिए तरसती रहे, जमी हमेशा लहू के लिए तरसती रहे। ये वही शास्त्री थे जिनके 5 फीट 2 इंच के कद और आवाज का अय्यूब ने 1 साल पहले मजाक उड़ाया था। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे शंकर वाजपेयी ने, जिनकी हाल में मृत्यु हो गई है, बताया था अय्यूब ने सोचना शुरू कर दिया था कि भारत कमजोर है। वो नेहरू के निधन के बाद दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह कहकर अपनी दिल्ली यात्रा रद्द कर दी थी कि अब किससे बात करें। शास्त्री ने कहा आप मत आइए, हम आ जाएंगे। वो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने काहिरा गए हुए थे।
लौटते वक्त वो कुछ घंटों के लिए कराची में रुके। जब शास्त्री को हवाई अड्डे छोड़ने आए अयूब ने अपने साथियों से इशारा करते हुए कहा था कि इनके साथ बात करने में कोई फायदा नहीं है। 65 की लड़ाई के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री को धमकी दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं की तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गेहूं भेजते हैं उसे बंद कर देंगे। उस समय भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। शास्त्री जी को यह बात बहुत चुभी क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री याद करते हैं। और आज भी लोग उनको याद करते हैं, चाहे उनका जय जवान जय किसान का नारा हो, चाहे उन्होंने हफ्ते में एक दिन उपवास करने की बात, एक शाम उपवास करने की बात की हो, जिससे कि आप सम्मान पे किसी प्रकार का कोई आघात ना पहुंचे। और गर्व से जीना उन्होंने भारतवासियों को सिखलाया कि हम हफ्ते में एक समय भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने देशवासियों से कहा कि हम हफ्ते में एक वक्त भोजन नहीं करेंगे। उसकी वजह से अमेरिका से आने वाले गेहूं की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन इस अपील से पहले उन्होंने मेरी मां ललिता शास्त्री से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे यहां खाना न बने। मैं कल देशवासियों से एक वक्त का खाना न खाने की अपील करने जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। जब उन्होंने देख लिया कि हम लोग एक वक्त बिना खाने के रह सकते थे तो उन्होंने देशवासियों से भी ऐसा करने के लिए कहा। 1963 में कामराज योजना के तहत शास्त्री को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। उस समय वो भारत के गृह मंत्री थे। कुलदीप नैयर ने बताया था, उस शाम मैं शास्त्री के घर पर गया। पूरे घर में ड्राइंग रूम को छोड़कर हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। शास्त्री वहां अकेले बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि बाहर बत्ती क्यों नहीं जल रही है। उनका जवाब था, अब से मुझे इस घर का बिजली का बिल अपनी जेब से देना पड़ेगा, इसलिए मैं हर जगह बत्ती जलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद सम्मेलन में भाग लेने रूस गए तो वो अपना खादी का ऊनी कोट पहनकर गए। रूस के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन फौरन ताड़ गए कि इस कोट से ताशकंद की सर्दी का मुकाबला नहीं हो पाएगा। अगले दिन उन्होंने शास्त्री को यह सोचकर एक ओवरकोट भेंट किया कि वो इसे ताशकंद की सर्दी में पहनेंगे। अनिल शास्त्री बताते हैं, अगले दिन कोसिगिन ने देखा कि शास्त्री फिर वही पुराना खादी का कोट पहने हुए हैं। उन्होंने बहुत झिझकते हुए शास्त्री से पूछा कि क्या आपको वो कोट पसंद नहीं आया। शास्त्री ने जवाब दिया, वो कोट वाकई बहुत गर्म है, लेकिन मैंने उसे अपने दल के एक सदस्य को कुछ दिनों के लिए पहनने के लिए दे दिया है, क्योंकि वो अपने साथ इस मौसम में पहनने के लिए कोट नहीं ला पाया है। कोसिगिन ने भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित किए गए सांस्कृतिक समारोह में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हम लोग तो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शास्त्री सुपर कम्युनिस्ट हैं। लाल बहादुर शास्त्री के दूसरे बेटे सुनील शास्त्री भी एक घटना बताते हैं। जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके सरकारी इस्तेमाल के लिए उन्हें एक शेवरले इम्पाला कार दी गई। एक दिन मैंने बाबूजी के निजी सचिव से कहा कि वो ड्राइवर को इम्पाला के साथ घर भेज दें। हमने ड्राइवर से कार की चाबी ली और दोस्तों के साथ ड्राइव पर निकल गए। देर रात जब हम घर लौटे तो हमने कार गेट पर ही छोड़ दी। मैं जाकर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन सुबह 6:30 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने देखा कि बाबूजी सामने खड़े हैं। उन्होंने मुझे मेज तक आने के लिए कहा। वहां अम्मा ने मुझसे पूछा कि कल रात तुम कहां गए थे और इतनी देर से क्यों लौटे। इस पर बाबूजी ने पूछा, तुम गए कैसे थे। मुझे सच बताना पड़ा कि हम उनकी सरकारी इम्पाला कार से घूमने निकले थे।
चाय पी चुकने के बाद उन्होंने मुझसे कार के ड्राइवर को बुलाने के लिए कहा। उन्होंने उससे पूछा कि क्या आप कार में कोई लॉगबुक रखते हैं। जब उन्होंने हाँ में जवाब दिया तो उन्होंने पूछा कि कल इम्पाला कार कुल कितने किलोमीटर चली है। जब ड्राइवर ने कहा कि 14 किलोमीटर, तो उन्होंने कहा कि इसे निजी इस्तेमाल की मद में लिखा जाए और अम्मा को निर्देश दिया कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के लिए जितना पैसा बनता है उसको निजी सचिव को दे दें ताकि उसे सरकारी खाते में जमा कराया जा सके। एक बार प्रधानमंत्री शास्त्री ने बिहार के कुछ लोगों को अपने घर पर मिलने का समय दिया। उसी दिन इत्तेफाक से एक विदेशी मेहमान के सम्मान में एक समारोह का आयोजन कर दिया गया, जहां शास्त्री जी का पहुंचना बहुत जरूरी था। वहां से लौटने में उन्हें देर हो गई। तब तक उनसे मिलने आए लोग निराश होकर लौट चुके थे। अनिल शास्त्री बताते हैं, जब शास्त्री जी को पता चला कि वो लोग बहुत इंतजार करने के बाद अभी अभी निकले हैं, तो उन्होंने अपने सचिव से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि वो कहाँ गए होंगे। उन्होंने बताया कि वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर बस स्टॉप से कहीं जाने की बात कर रहे थे। शास्त्री जी तुरंत अपने निवास से निकलकर बस स्टॉप पहुंच गए। उनका सचिव कहता ही रह गया कि लोगों को जब पता लगेगा तो वो क्या कहेंगे। शास्त्री जी ने जवाब दिया, और तब क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं लोगों को आमंत्रित करने के बाद भी उनसे नहीं मिला। सचिव ने कहा कि मैं उन्हें लेने चला जाता हूं, लेकिन शास्त्री ने कहा नहीं, मैं उन्हें लेने खुद जाऊंगा और इस गलती के लिए माफी मांगूंगा। 11 जनवरी 1966 को जब लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हुआ तो उनके डाचा में सबसे पहले पहुंचने वाले शख्स थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां। उन्होंने शास्त्री के पार्थिव शरीर को देखकर कहा, हियर लाइज ए पर्सन हु कुड हैव ब्रॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर, यानी यहां एक ऐसा शख्स लेटा हुआ है जो भारत और पाकिस्तान को साथ ला सकता था। जब शास्त्री के शव को दिल्ली लाने के लिए ताशकंद हवाई अड्डे पर ले जाया जा रहा था तो रास्ते में हर सोवियत, भारतीय और पाकिस्तानी झंडा झुका हुआ था। जब शास्त्री के ताबूत को कार से उतारकर विमान पर चढ़ाया जा रहा था तो उसका कंधा देने वालों में सोवियत प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन के साथ साथ कुछ दिन पहले शास्त्री का मखौल उड़ाने वाले राष्ट्रपति अयूब खां भी थे। शास्त्री के जीवनीकार और उनके सचिव रहे सीपी श्रीवास्तव लिखते हैं, मानव इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं कि एक दिन पहले एक दूसरे के घोर दुश्मन कहे जाने वाले प्रतिद्वंदी न सिर्फ एक दूसरे के दोस्त बन गए थे, बल्कि दूसरे की मौत पर अपने दुख का इजहार करते हुए उसके ताबूत को कंधा दे रहे थे। शास्त्री की मौत के समय उनकी जिंदगी की किताब पूरी तरह से साफ थी। न तो वो कोई पैसा छोड़कर गए थे, न ही कोई घर या जमीन।